नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। रिवीजन सीडीपी की क्लास में हम लोग आज चर्चा करेंगे शिक्षण चरों के कार्य। और कल के पहली क्लास जो आपकी इंट्रोड्यूसिंग क्लास थी उसमें हम लोगों ने शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया कैसे है, और फिर शिक्षा प्रक्रिया से हम लोग शिक्षण में आए थे। और शिक्षण की दो परिभाषाएं देखने के बाद स्मिथ और ब्रूबेकर की हम लोग शिक्षण की चर की बात किया था, और प्रक्रिया में शिक्षण की प्रक्रिया में द्विध्रुवी एडम्स की बात की थी और त्रिध्रुवी के प्रणेता जॉन डीवी की बात की थी। तो वहीं से आगे हम चलते हैं। तीन चर की कल बात हुई थी, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। तो वहीं से हम आगे चलते हैं। इन्हीं चरों के कार्य यानी इनके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स इन टीचिंग। तो अब जो हमारे टीचिंग वेरिएबल्स हैं इनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कल जैसे हम लोगों ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन डीवी की देखा था, जिसमें बात हुई थी कंटेंट और टीचर और स्कॉलर, ये तीन ध्रुव, तीन पोल हैं जिनके बात हुई थी। और ये बात हुई थी टीचर और स्कॉलर के मध्य क्या होता है, इनके मध्य इंटरेक्शन होता है या अंतरक्रिया होती है। तो इन्हीं के मध्य जो अंतरक्रिया होती है, कल हम लोगों ने देखा था कि इसी से क्या होता है, इसी से एक सिचुएशन क्रिएट होती है, और वही सिचुएशन क्या करता है, एक इन्वायरमेंट या वातावरण का सृजन करता है। यही क्या करता है, एक सिचुएशन या वातावरण का सृजन करता है, और इन्हीं परिस्थितियों और वातावरण से बच्चा क्या करता है, बच्चा अधिगम करता है। तो अब यहाँ पर कल जैसे हमने चर्चा किया, टीचर क्या है, ये हमारा स्वतंत्र चर है, और स्कॉलर क्या है, ये है आश्रित चर है। और कंटेंट के साथ साथ हमने बात किया था किसकी, मेथड्स की, डिवाइस की, विभिन्न डिवाइसेस की, और टीचिंग मैगजीन्स की। तो ये सारी चीजें मिलके हमारा किस में जाती थी, ये मध्यस्थ चर, ये क्या थी, मध्यस्थ चर। और ये मीडिएशन करती हैं, मध्यस्थता करती हैं। तो यहां जो चरों की बात हम कर रहे हैं, अर्थात स्वतंत्र और आश्रित चर, अर्थात शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है। किसके किसके मध्य, शिक्षक और छात्र। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा स्वतंत्र चर है और आश्रित चर है, इन दोनों के मध्य क्या होती है, इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया चलती है। इन दोनों के मध्य क्या होती है, इन दोनों के मध्य अंतरक्रिया होती है। तो इस अंतरक्रिया को करने के लिए, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें मध्यस्थ चर की जरूरत पड़ती है। तो अब इन तीनों चरों, अर्थात यहां पर किसी भी एक चर की क्षति होने पर, कि न होने पर, यह पूरी प्रक्रिया यानी जो हमारी ये लर्निंग प्रोसेस, अब ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में है। इस प्रोसेस में क्या होगा, व्यवधान होगा, या यूं कह दें फिर यह प्रक्रिया चल नहीं पाएगी। तो इनके साथ इन तीनों स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और आश्रित चर, इनसे तीन प्रकार के कार्य होते हैं। कौन कौन से, पहला कार्य आपका होता है निदानात्मक कार्य, डायग्नोस्टिक फंक्शन। फिर दूसरा कार्य आपका होता है उपचारात्मक, रेमेडियल फंक्शन। और तीसरा होता है मूल्यांकन कार्य, या यूं कह दें इवैल्यूएशन या इवैल्यूएटिव फंक्शन। तो ये तीन कार्य हमारे किसके द्वारा, शिक्षण चरों के मध्य आपसी अंतःक्रिया, यानी स्वतंत्र चर और आश्रित चर अर्थात शिक्षक और छात्र के मध्य अंतरक्रिया। जैसे इस समय हम आप एक दूसरे के आमने सामने हैं, यही
आपकी ऑनलाइन मोड के बजाय ऑफलाइन क्लास होती, फिजिकली हम आप सामने होते, तो हमारा आपका जो इंटरेक्शन होता, जो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते, तो उसके लिए मीडिएशन किसने किया? जो हमारा टेट का कंटेंट है, या हमारा डीएलएड का कंटेंट है, हमारा बीएड का कंटेंट है, या जिस भी क्लास की बात हम कर रहे हों, वो हाई स्कूल, इंटर, 6, 7, 8 किसी भी क्लास में, तो उस क्लास यानी उस जो भी हमारा कोर्स है, उस कोर्स का कंटेंट और प्लस उस कंटेंट को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे उसे क्रियान्वित करते हैं, कैसे उसे डायग्नोस करते हैं, उन्हीं की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो आइए चलते हैं, इन तीनों कार्यों की बात हम करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये अगर हम चरों के कार्य की बात करें, तो जैसे अभी निकल के आया 3 कार्य हैं। पहला कार्य क्या है? निदानात्मक। पहला कार्य निदानात्मक है, डायग्नोस्टिक। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा उपचारात्मक है, रेमेडियल। और तीसरा कार्य हमारा मूल्यांकनात्मक कार्य, इवैल्यूएटिव। ये 3 कार्य की बात हुई। एक एक कार्य की बात हम करते हैं। जैसे निदानात्मक कार्य की जब आप बात करेंगे, निदानात्मक में क्या है? हमको निदान करना है। इसमें प्रमुख चीज क्या है? निदान करना। निदान करने का आशय हम ये कह सकते हैं, कारण खोजना। ये तीनों जो हमारे 3 फंक्शन हैं, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल और इवैल्यूएटिव, ये चिकित्सा से आए हैं, चिकित्सा क्षेत्र से, मेडिकल से आया है। जैसे ईश्वर न करे बीमार हो, मान लीजिए बीमार होते हैं, तो हम जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो आपकी नाड़ी नब्ज देखता है, आपका आंख देखेगा, मुंह खुलवा के आपकी जीभ देखेगा। तो इस तरह वो क्या करता है? वो डायग्नोस करता है। हम आप कहते भी हैं कि जिस डॉक्टर की डायग्नोसिस जितनी अच्छी होगी, वो उतनी कम और उतनी अच्छी दवा देगा। ठीक वही कार्य एक शिक्षक का है कि उसे क्या करना है? उसे डायग्नोस करना है, निदान करना है। और डॉक्टर भी क्या करता है? जो समस्या है, जो बीमारी है, उसके पीछे के कारण को खोजता है। वही काम टीचर का करना है, वह कारण खोजेगा। अर्थात वह कौन सा टॉपिक है, जो भी उसका विषय है, आज का प्रकरण है, उस टॉपिक के परिप्रेक्ष्य में वह खोज करेगा। अब यहां पर जो निदान करना होता है, वह 2 तरह से करता है। एक निदान वह पाठ्य वस्तु का करेगा, अर्थात प्रकरण का करेगा, और दूसरा जो उसका शिक्षार्थी है, उस शिक्षार्थी का निदान करेगा, यानी डायग्नोसिस। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आप लिखते हैं प्री नॉलेज, यानी जो प्रकरण है उसका पूर्व ज्ञान क्या है। तो यहां पर शिक्षार्थी को क्या आता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं हम उसके पूर्व ज्ञान को जानेंगे। क्योंकि जब तक हमको पूर्व ज्ञान का ये ज्ञात नहीं होगा, तब तक आज के टॉपिक से हम इसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ जब उसे पूर्व ज्ञान का भान हो जाता है, यानी वो जान जाता है कि बच्चे को क्या क्या आता है, तब उसके अनुसार वह पाठ को जो है डायग्नोस करता है कि किस स्तर पर, यानी ये स्तर किसके अनुसार होगा? यह स्तर शिक्षार्थी के अनुसार पाठ्य वस्तु को वह डायग्नोस करता है। अब यहां जब हम निदानात्मक की बात करते हैं, तो निदानात्मक कार्य में यदि आप देखेंगे तो निदानात्मक कार्य में शिक्षण की समस्या का विश्लेषण। अब यहां पर जो आपका पाठ्य वस्तु है, तो पाठ्य वस्तु में वो कई चीजों को डायग्नोस करता है। जैसे सबसे पहले वो क्या करेगा? जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ही क्या है? शिक्षण की समस्या, यानी जो
शिक्षण की समस्या है उसको वो क्या करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। शिक्षा की समस्या का क्या करता है, वह विश्लेषण करता है, ये पहला। फिर जैसे ही वह टॉपिक को विश्लेषित करने का मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हमें समझाना है, उसके अंगों को अलग, उसके कितने यूनिट्स को बनाएगा, वह चीज करता है। फिर छात्रों के पूर्व ज्ञान, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उसका पूर्व ज्ञान, हम यहां सिर्फ पूर्व ज्ञान लिख दे रहे हैं, इसका आशय है कि वह छात्र का पूर्व ज्ञान पता करता है यूनिट के हिसाब से। यानी आज का जो टॉपिक है उसके विभिन्न अंग, उसके अवयव, एलिमेंट्स हम अलग करते हैं। फिर हम बच्चे का, और फिर इसके बाद जब वो शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान को करेगा तो वहां पर वह कई समूह, यानी वह शिक्षार्थियों में कई समूह, ग्रुप्स फॉर्म करेगा। तो तीसरी चीज, जो बच्चों के ग्रुप्स फॉर्म होते हैं वह किस पर होंगे, वह वैयक्तिक, जो उनके व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं, उस व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर वह पाठ को देखेगा और फिर उसके बाद तब वह कार्य विश्लेषण करेगा। तब उसके पश्चात वो क्या करता है, वह कार्य विश्लेषण करता है। कार्य विश्लेषण का मतलब कि क्या आज हमको पढ़ाना है, यानी पाठ्य सामग्री का विश्लेषण करेगा। इतना काम वह डायग्नोस्टिक फेज में करता है। फिर हम आते हैं किधर, उपचारात्मक की तरफ। तो उपचारात्मक में दो चीजें प्रमुख हैं। कौन कौन सी हैं, इसमें दो चीजें, एक तो जो हमारा टीचिंग स्किल है, शिक्षण कौशल है, उसके लिए हम कौन सी नीति, कौन सी योजना या कौन सी विधि अपनाएंगे। तो पहले में हम क्या ध्यान देंगे, शिक्षण कौशल, कि जो शिक्षण कौशल है, टीचिंग स्किल है, उसके लिए हम देखेंगे नीति, विधि, या कौन सी हम युक्ति लगाएंगे, या कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे अपने शिक्षण कौशल में। पहली चीज वो ये देखता है। फिर दूसरी चीज वो उसके फीडबैक की बात करता है। किसकी, फीडबैक अर्थात पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषण कहें या फीडबैक, यानी जो वह इंप्लीमेंट करेगा, वह क्या करेगा, उसका फीडबैक भी लेगा कि वह बच्चे की समझ में आया अथवा नहीं। निदान के अनुसार अब इन चीजों को ध्यान में रखकर जो यहां पर वह डायग्नोस किया है, उस डायग्नोसिस यानी निदान, जो उसने निदान किया, तो निदान के आधार पर, निदान के आधार पर क्या करेगा, निदान के आधार पर वह उपचार करेगा। यह हमारा उपचारात्मक का है। और जब हम मूल्यांकनात्मक की बात करते हैं तो मूल्यांकनात्मक में सबसे पहले वह मानक परीक्षण का निर्माण करेगा। किसी भी चीज को मूल्यांकित करने के लिए परीक्षण की आवश्यकता, तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, एक मानक परीक्षण की जरूरत पड़ेगी। तो टीचर क्या करेगा, एक मानक परीक्षण का निर्माण करेगा, अपना एक टेस्टिंग टूल जिसे हम कह सकते हैं। यानी जो परीक्षण उपकरण है, तो उसमें हम या आप या कोई भी टीचर सामान्यतः प्रश्नों के माध्यम से उसका निर्माण करता है। तो हम ये कह सकते हैं, जब प्रश्नों का जो समूह बनाते हैं तो हम किस आधार पर करते हैं, प्रश्न पत्र। अब यहां पर यह काम कर लेगा, तो इसके आधार पर, चूंकि उपचारात्मक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वह मुख्य उद्देश्य इसका है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। उपचारात्मक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो अब जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, तो उसका क्या करेगा, जो व्यवहार परिवर्तन है, व्यवहार परिवर्तन का क्या करेगा, का मापन। और इस मापन के आधार पर जो साक्ष्य मिलेगा
उसके आधार पर वह क्या करेगा, वह मूल्यांकन करेगा और पुनः वह उसका क्या करेगा, फीडबैक लेगा, पृष्ठपोषण, और पृष्ठपोषण के आधार पर पुनः वह निदान की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, यह शिक्षण चरों के कार्य की बात हमने की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि शिक्षण की अवस्थाएं या सोपान और क्रियाएं। यहां अगला खंड जो हम लेके आज के यूनिट में तो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं शिक्षण की अवस्थाएं या सोपान और क्रियाएं। हम आपका पहला यूनिट जैसे हमने कहा था कि शिक्षण है, तो शिक्षण की अवस्थाएं या सोपान एवं क्रियाएं। ये हमारा अगला खंड है। तो शिक्षण के जो चर हैं, इन चरों के जो कार्य हैं, उनके आधार पर तीन हमारी क्या होती हैं, अवस्थाएं हैं और या सोपान हैं। तो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, वो तीन अवस्थाएं हमारी पहली अवस्था होती है पूर्व क्रिया चरण, प्री एक्टिव फेज की बात हम करते हैं या स्टेज की बात करते हैं। दूसरा चरण या सोपान, दूसरा जो है वो हो पूर्व क्रिया चरण, फिर दूसरा क्या है प्री एक्टिव फेज, दूसरा इंटरएक्टिव फेज, अंतः क्रिया चरण, दूसरा अंतः क्रिया चरण या सोपान, और तीसरा जो होता है वह हमारा क्या है, पश्च क्रिया चरण, पोस्ट एक्टिव फेज या स्टेप या स्टेज, पश्च क्रिया चरण या सोपान। तो यहां तीन, और ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये पूर्व क्रिया चरण है, जो हमने फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स यानी चरों के कार्य की बात की थी, तो जो निदानात्मक कार्य है, निदानात्मक कार्य में जितनी भी चीजें होती हैं वह सभी किसमें आती हैं, पूर्व क्रिया चरण। और अंतः क्रिया चरण जितना हमारा उपचारात्मक कार्य में आता है वह सभी किसमें आएंगी, अंतः क्रिया चरण, और जितना हमारा मूल्यांकनात्मक कार्य में आता है वह सभी किसमें आएगा, वह सभी पश्च क्रिया चरण के अंतर्गत जाएगा। अब यहां पर जब पूर्व क्रिया चरण में बताया निदानात्मक, यानी यहां पर निदान करना है किसका किसका, छात्र का और पाठ्य वस्तु का। इसमें जो निदान करेंगे, यानी इसमें क्या है निदान करना, तो किसका किसका, छात्र जो हमारा स्कॉलर है और उसके सापेक्ष हम अपने पाठ्य वस्तु कंटेंट का, टॉपिक का, प्रकरण का, उसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, निदान करते हैं। अब इस निदानात्मक में हम क्या क्या कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। अगर हम उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो निदानात्मक में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों का
निर्धारण। उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात, उद्देश्य निर्धारण का मतलब क्या होता है कि जब भी, जैसे मान लीजिए आज की क्लास का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो आज हमको क्या पढ़ाना है, पढ़ाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, यानी आपको क्या कंटेंट मिलना चाहिए, वो उद्देश्य, यानी आप किस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकेंगे, ये उद्देश्य का है। तो वो उद्देश्य का निर्धारण शिक्षक करता है। उसके बाद तब उसके आधार पर वह दूसरी चीज क्या करेगा, वह छात्र का अधिगम स्तर के अनुसार क्या करेगा, उद्देश्य की प्राप्ति, यानी यह अधिगम आवश्यक क्यों, यानी इस उद्देश्य के सापेक्ष जो हम बच्चे में अधिगम कराना चाहते हैं, वह अधिगम किसका, जो हमारा प्रकरण है उसका अधिगम क्यों, यानी वह क्यों आवश्यक है, ये चीज हम देखते हैं। फिर उसके आधार पर हम क्या करते हैं, पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं। किसका, जो आज का टॉपिक होगा वह पाठ्य वस्तु का हम क्या करेंगे, उसका चयन करेंगे। और फिर पाठ्य वस्तु के जितने भी अवयव, जो भी पाठ्य वस्तु के अवयव हैं या उसके तत्व हैं, उसका हम चयन करेंगे। भाई जैसे आज हमको पढ़ाना था, तो आज के पाठ में, यानी आज के लेक्चर में हमने दो खंड, दो यूनिट की बात की। एक फंक्शन ऑफ वेरिएबल, दूसरा हमने बात किया कि क्या स्टेजेस और फेजेस ऑफ टीचिंग, और फिर उसके लिए कौन सी क्रियाएं, यानी उसका हम जो डायग्नोज करेंगे, उसके लिए जो क्रियाएं करेंगे, जो इंटरेक्शन करेंगे या उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे अपनी योजना का, उसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे, कौन सा सूत्र लेंगे, कौन सी नीति अपनाएंगे, ये सारी चीजें। तो यहां पर हमने अपना क्या किया कि हम उसके अवयव और तत्व को अलग कर लिए। उसके पश्चात फिर क्या होता है, शिक्षण की व्यूह रचना का निर्माण। फिर पांचवी चीज क्या करते हैं हम, शिक्षण की व्यूह रचना, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं, हम अपनी योजना यानी अपनी टीचिंग की स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं, उसको निर्मित करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। उसके लिए हम अपनी व्यूह की रचना करते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, शिक्षण युक्तियों का चुनाव। उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारी विभिन्न शिक्षण युक्तियां हैं, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं, चाहे वो विधि हो या प्रविधि हो या सूत्र आदि, इनका हम क्या करते हैं, इनका हम चुनाव करते हैं और इनका वितरण करते हैं। इतना काम हम क्या करते हैं, पूर्व क्रिया चरण में। अब यहां हम आपको बता दें, पूर्व क्रिया चरण टीचर के क्लासरूम में एंट्री, यानी जैसे देशज भाषा में कहें तो कक्षा कक्ष की ड्योढ़ी के अंदर आने के पहले जितनी भी क्रियाएं शिक्षक करता है, वह सब किस में जाएगा, वह सब पूर्व क्रिया चरण या पूर्व क्रिया स्तर या अवस्था में जाएगा। और जैसे ही टीचर क्लासरूम में एंट्री कर जाता है, वैसे ही अंतः क्रिया सोपान या चरण हमारा प्रारंभ हो जाता है। और जब हम अंतः क्रिया चरण की बात करते हैं, तो अंतः क्रिया चरण में आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत जैसे कहा कि टीचर क्या करता है, जैसे ही क्लासरूम में प्रवेश करता है, तो क्लासरूम में प्रवेश करते ही शिक्षक के, तो यहां जो ये खंड आपका है, एक बार पुनः आप देख लीजिए, क्योंकि इसको इरेज करके हम अंतः क्रिया चरण के खंड को लिख रहे हैं। एक बार आप इसको गौर से देख लीजिए। चलिए,
अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अंतःक्रिया चरण। और जैसे ही हमने बताया कि टीचर क्लासरूम में एंट्री करता है, अंतःक्रिया चरण शुरू होता है। अंतःक्रिया चरण में सबसे पहला जो यूनिट होता है वह कक्षा के आकार की अनुभूति। टीचर के द्वारा जो पहली अंतःक्रिया होती है वह क्या है, कक्षा के आकार की अनुभूति, यानी फीलिंग ऑफ क्लासरूम साइज। फीलिंग ऑफ क्लासरूम साइज। तो अब यहां एक प्रश्न आपके मन में, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि कक्षा के आकार की अनुभूति का आशय क्या है। ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत फैल के बैठे हैं या बहुत कंजेस्टेड बैठे हुए हैं, ये सब उसका उद्देश्य नहीं है। जैसे आप अभी तक जितने भी क्लास लिए होंगे, आप कई शिक्षक पर गौर किए होंगे कि जब टीचर क्लासरूम में आता है तो कुछ सेकंड या 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट तो कम से कम समय देता ही है कि वह आता है, चुपचाप क्लासरूम में खड़ा हो जाएगा। पोडियम है तो पोडियम के उस पर टेबल चेयर है तो उसके पास वह पूरी क्लास को एक सरसरी तौर पर देखता है। यही जो वो सरसरी तौर पर देखता है वही है फीलिंग ऑफ क्लासरूम साइज, कक्षा के आकार की अनुभूति। क्यों? क्योंकि यहां पर टीचर क्या करता है, जो वह डायग्नोस्टिक फेज में, ये जो निदानात्मक कार्य या प्री एक्टिव फेज की बात हमने किया था, यहां पर वो क्या करता है, वह अपने छात्रों के 2 चीजों पर, एक उनके अधिगम स्तर यानी उनका लर्निंग लेवल क्या है, अधिगम स्तर, और उनकी ग्राह्यता स्तर। हर बच्चे की ग्राह्यता स्तर अलग अलग होता है, यानी उनकी ग्रैस्पिंग कैपेबिलिटी अलग होती है। इन दोनों के आधार पर वह समूह निर्माण करता है। क्या करता है? समूह निर्माण। और यह समूह निर्माण कम से कम 3 तो हर टीचर करता है। एक निम्न स्तर का बच्चा, एक सामान्य स्तर का बच्चा और एक उच्च क्षमता का बच्चा। तो अब वो क्लासरूम में जो ये कक्षा आकार की अनुभूति एक पूरी सरसरी तौर पर देखता है, तो उसका जो प्लान है वह इन तीनों के अकॉर्डिंग प्लान है। यानी सब तरह के बच्चों को, यानी हर समूह के बच्चों को मिल जाए। अब वो देखता है कि जो सबसे लो लेवल का है वह आज आया ही नहीं। मान लीजिए 3 बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल न्यून अधिगम स्तर के थे या न्यून ग्राह्यता स्तर, आज वो आया ही नहीं। तो टीचर क्या करेगा, वो यूनिट वहीं पर, यानी वह पार्ट टीचिंग का वहीं पर इंप्लीमेंट करने के बजाय वहीं से कट कर देगा। या जो हायर कैपेबिलिटी का बच्चा है, कुशाग्र बच्चा है, वह नहीं आया, तो अब ऊपर का वो खंड जो उसके लिए अपनी योजना में था सम्मिलित किया, उसका क्रियान्वयन नहीं करेगा, क्योंकि सामान्य स्तर के बच्चे के लिए वह उचित ही नहीं, और वो बच्चा आज आया नहीं जिसके लिए बनाया। तो यहां पर फीलिंग ऑफ क्लासरूम साइज का आशय ये होता है। फिर दूसरा बिंदु क्या होता है? दूसरा बिंदु कहता है कि अधिगमकर्ताओं का निदान। दूसरा बिंदु आपका हो जाएगा क्या? अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता कौन है? छात्र, लर्नर। भाई जो अधिगम करने के लिए आया है, छात्र का क्या करता है? निदान, यानी डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स। एक यहां तो डायग्नोस किया ही है, लेकिन यहां वह पुनः डायग्नोस करता है कि क्या मैंने जो डायग्नोसिस किया है, यानी अपनी डायग्नोसिस का एक तरह से वो टेस्टिंग कर लेता है। अगर सही है तो उसी अपनी योजना पर चलता है, और यदि इसमें कहीं कोई इफ बट है तो उसके अकॉर्डिंग वह अपने प्लान में इमीडिएट क्या करता है, उसका मॉडिफिकेशन कर लेता है या चेंज कर लेता है। फिर ये चीज करने के बाद तब तीसरी चीज हमारी आती है क्या? तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, यानी अंतःक्रिया चरण, जिसमें अपेक्षित अधिगम या परिवर्तन को प्राप्त करने की बात कही गई है। तो इसमें क्रिया, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, क्रिया, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया,
जो यहाँ पर आपको ट्राइपोलर में हमने दिखाया था या प्रोसेस में भी हमने बात किया था कि छात्र और शिक्षक के मध्य क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तो वही है क्रिया अनुक्रिया। या तो एक्शन रिस्पॉन्स होगा या एक्शन रिएक्शन होगा। तो यहां पर क्रिया अनुक्रिया यानी पहले शिक्षक के द्वारा क्रिया होगी, छात्र की अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, फिर उसकी अनुक्रिया प्रतिक्रिया क्रिया में परिवर्तित होगी और शिक्षक उसकी अनुक्रिया करेगा या उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा, और यह सिचुएशन आपका कंटिन्यू चलता रहता है। और इस क्रिया अनुक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। वह चीज क्या है, अगर देखें तो जो हम जानते हैं एक एस और बॉन्ड, अब यहां पर जो एस और बॉन्ड की बात हम कर रहे हैं, यानी हमारा जो टीचिंग है वह इसी एस आर बॉन्ड पर निर्भर है। यानी जो स्टिमुलस की बात हम करते हैं, एक सेकेंड, चलिए, यहां हम बात कर रहे थे जो हमारा टीचिंग है, शिक्षण है, वह स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड पर आधारित होता है। अब यहां आपका यह होगा स्टिमुलस, यानी यह क्या है, यह उद्दीपक है और ये अनुक्रिया, इसी के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसी से हमारा टीचिंग आगे की ओर प्रोसीड होता है और बच्चे ग्रैस्प करते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो यहां उद्दीपक किन रूपों में आता है, वह विभिन्न रूपों में उद्दीपक, यानी शिक्षक शाब्दिक भी करता है, सांकेतिक भी करता है, कुछ वर्बल करता है, कुछ फिगरल करता है, यानी विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को वह बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या हुई, उद्दीपक का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपक का चयन, यानी किस प्रकार की शब्दावली, किस प्रकार के चित्र, किस प्रकार के संकेत या किस प्रकार की भावभंगिमा, चूंकि हमारा जो जेस्चर है टीचर का वह सबसे बड़ा एवी एड है। पता चला कि हम करुण रस की कविता का पाठ कर रहे हैं और रौद्र रूप का चेहरा बनाए हैं, तो यह हास्यास्पद हो जाएगा। तो हमारा बॉडी जेस्चर जो है, जो हमारी मुख मुद्रा है, उस मुख मुद्रा का भी इसमें विशेष योग होता है, वो भी एक तरह का उद्दीपक होता है। फिर चयन ही नहीं बल्कि इस उद्दीपक का हम क्या करते हैं, इसका प्रेजेंटेशन अर्थात इसका प्रस्तुतिकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तुतिकरण हमने कर दिया और फिर इस प्रस्तुतिकरण के बाद हम क्या चीज चयन करते हैं, प्रस्तुतिकरण अगर हो जाए, भाई हमने स्टिमुलस को सिलेक्ट कर लिया, उद्दीपक को किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी बच्चों की जो उनके स्तर का है, पता चला कि वो सामान्य सहज भाषा जानता है और आप शुद्ध खड़ी बोली या किसी और तरह की शब्दावली का प्रयोग करेंगे, तो स्वाभाविक है कि वह बच्चे उसकी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया नहीं देंगे। तो यहाँ हमें चयन और फिर क्या करना है, उसका प्रस्तुतिकरण, और फिर तीसरी चीज इसमें क्या है कि उसका पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट या पृष्ठपोषण। ये इतना काम हम किसमें करते हैं, हम उपचारात्मक कार्य के संबंध में या उससे जो कोरिलेट है हमारा इंटरेक्टिव फेज या इंटरेक्टिव स्टेज की बात हम करते हैं, इसमें ये सारे कार्य करते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसको इरेज करके हम मूल्यांकनात्मक या पश्च क्रिया चरण या सोपान की बात कर रहे हैं। चलिए,
अब हम बात करते हैं तीसरे फेज। तीसरा फेज क्या है? पश्च क्रिया चरण, जो किससे संबंधित है? मूल्यांकन से। इसको क्यों करते हैं? कि जो कुछ आपने सिखाया, हम साधारण भाषा में कहें कि जो कुछ सिखाया आपने बच्चे को बताया, अब हमको ये देखना है कि बच्चे ने किस सीमा तक, यानी उसकी लिमिट हम देखेंगे, किस सीमा तक उसने प्राप्त किया। इसी के आधार पर हमारा पश्च क्रिया चरण चलता है या मूल्यांकनात्मक कार्य करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये जो किस सीमा तक प्राप्त किया, यह क्या परिवर्तित करता है? बच्चे का व्यवहार परिवर्तन। ये क्या परिलक्षित करता है? बच्चे का व्यवहार परिवर्तन। तो अब इसके लिए जैसे मूल्यांकनात्मक में हमने बात किया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्यवहार परिवर्तन ज्ञात करने हेतु, व्यवहार परिवर्तन ज्ञात करने हेतु हम क्या करेंगे? मानक परीक्षण निर्मित करेंगे। और इस मानक परीक्षण के द्वारा हम व्यवहार परिवर्तन की मात्रा, अर्थात हम क्या करेंगे? हम मापन करेंगे। और यही मापन हमको क्या देता है? हमको आपको साक्ष्य देता है, एविडेंस देता है। और फिर इस साक्ष्य के आधार पर हम क्या करेंगे? जो मापन ने हमको साक्ष्य दिया, उस साक्ष्य के आधार पर हम क्या करेंगे? साक्ष्य के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। और उस मूल्यांकन के आधार पर हम क्या करेंगे? हम फीडबैक लेंगे, पृष्ठपोषण। अब फीडबैक में कि बच्चे कम अंक स्कोर किए तो किस यूनिट से, किस तरह के प्रश्न से, यानी प्रश्न की प्रकृति को देखेंगे, प्रश्न के कठिनाई स्तर को देखेंगे, किस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों में ज्यादातर बच्चों ने गलती की, यानी उसके आधार पर हम पुनः ये जो पृष्ठपोषण है एक तरह से पुनः निदान की ओर लेके जाएगा। और फिर इस निदान के आधार पर हम पुनः रिमेडियल चलाएंगे और इस तरह से हमारा क्लास आगे चलता है। तो क्लास खत्म करने के पहले जरा सा हम मूल्यांकनात्मक की बात आई है तो हम एक बहुत संक्षिप्त 1 से 2 मिनट में आपको दिखा देते हैं कि मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया, क्योंकि यहां दिखाया गया कि व्यवहार परिवर्तन को मापने हेतु मानक परीक्षण, फिर मापन और मूल्यांकन, तो इन तीनों में क्या आपसी कोरिलेशन है, सहसंबंध है, हम 1 सेकंड में उसको भी देख लेते हैं। एक बार देख लीजिए, क्योंकि इरेज करने चल रहा हूं। चलिए, अब हम मूल्यांकन को एक बहुत संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है क्या। सबसे पहले जैसे हमने डायग्नोस्टिक में देखा था उद्देश्य का निर्धारण, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? ऑब्जेक्टिव। फिर ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम आप उपचारात्मक में क्या करते हैं? एक्टिविटीज करते हैं। तो वह एक्टिविटीज क्या हैं? वह एक्टिविटीज लर्निंग एक्टिविटीज हैं, अधिगम क्रियाएं, लर्निंग एक्टिविटीज या अधिगम क्रियाएं। और इस अधिगम के द्वारा बच्चे में क्या होता है? बिहेवियरल चेंज, बच्चे का व्यवहार परिवर्तन। और ये व्यवहार परिवर्तन जब हम ये देखते हैं कि कितना, हाउ मच, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा
मेजरमेंट हो जाता है, मापन। ये क्या हो गया, ये हमारा मेजरमेंट, मापन। और ये मापन हमको क्या देता है, यह मापन से हमको एविडेंस मिलता है और इस एविडेंस के आधार पर हम उद्देश्य प्राप्त करने में कहां तक सफल हुए, ये पूरी प्रक्रिया हमारी, ये प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन है। अब इसका एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं। जैसे यूपीटेट की परीक्षा आपको देना है, आपका उद्देश्य निर्धारित है, उस उद्देश्य के सापेक्ष आप ऑफलाइन, ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी विभिन्न मोड में आप क्या कर रहे हैं, विभिन्न लर्निंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, अधिगम क्रियाएं कर रहे हैं। और उस अधिगम, जो ये अधिगम क्रिया है वो क्या है, अगर हम ट्राइपोलर से इसको कोरिलेट करें तो ये हमारा क्या है, ये कंटेंट, मेथड, सारी चीजें हैं। और यहां पर ये टीचर है और ये स्कॉलर है, इनके मध्य जो इंटरेक्शन होता है, इनके मध्य क्या हो रहा है, इनके मध्य जो इंटरेक्शन है, यही इंटरेक्शन ही क्या है, यही इंटरेक्शन ही लर्निंग एक्टिविटीज है। तो इस लर्निंग एक्टिविटीज से स्वाभाविक है कि बच्चे में क्या होगा, उसका व्यवहार परिवर्तन होगा, बिहेवियरल चेंज होगा। और उस बिहेवियरल चेंज में जब हम देखते हैं कितना, जैसे आपने विभिन्न मोड में ऑफलाइन, ऑनलाइन, सेल्फ स्टडी, अदर सोर्सेस से भी आपने क्या किया, लर्निंग एक्टिविटी। अब आप में कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ, यह जानने के लिए आपके लिए जो मानक परीक्षण है आपका टेट का पेपर है। आप पेपर में अपीयर होंगे, फिर वहां पर आपको नंबर मिलेगा। 150 में आपने 110 किया, 120 किया, 80 किया, तो वह नंबर हमारे लिए क्या हो गया, वह नंबर जो हमें नंबर मिला वह क्या हो गया, वह नंबर क्या हो गया, एविडेंस। और उस एविडेंस के आधार पर उद्देश्य के सापेक्ष जब देखते हैं कि अगर आप 90 या 90 प्लस, तो हम ये मूल्यांकित करते हैं कि आप पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। और बिलो 90 आप पास नहीं हुए। तो ईश्वर करे आप सभी पास हों और अच्छे अंकों से पास हों। तो ये हमारा पूरा मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। तो नंबर का मिलना वो क्या है, मापन है, और उसके सापेक्ष पास फेल, ग्रेड निर्धारित होना, डिवीजन निर्धारित होना, वो मूल्यांकन है। तो आज के खंड में इतना ही। कल हम लोग शिक्षण के सूत्र की बात हम करेंगे। कल के खंड में शिक्षण सूत्र यानी टीचिंग मैगजिम्स की बात करेंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।